तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हमारे पास पहले दोबारा पार्टिकल्स का डायग्राम बना लेंगे। 1 kg है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये आपके पास है 2 kg और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ये बिफोर कोलिजन आपके पास कंडीशन है। आप मान लीजिए कि आफ्टर द कोलिजन इनकी डायरेक्शन मान लीजिए कोई भी और इनकी मैग्नीट्यूड मान लीजिए इस वेलोसिटीज के। तो ये 1 kg जो है वो मान लीजिए जा रहा है इधर, किधर भी मान सकते हैं आप, किधर भी मान सकते हैं जहां आपका मन करे। और ये जा रहा है कोलिजन के बाद, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लें, 1 kg जा रहा है इधर विथ स्पीड v1 और ये भी जा रहा है इधर विथ स्पीड v2। इसका मास कितना है 2 kg। तो मैं यहां पे सबसे पहले अप्लाई करूंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि यदि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो मैं ये लगा सकता हूं कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मोमेंटम फाइनल। तो कोलिजन में हेड ऑन कोलिजन है, आप लगा सकते हैं हमेशा P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो भाई मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की गलती कभी मत करना। राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं। तो पहले मैं लीनियर मोमेंटम लिखूंगा 1 kg इंटू 2 मीटर पर सेकंड, ये प्लस में है, और माइनस में लिखूंगा 5 इंटू 2, ये लीनियर मोमेंटम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का है। ये पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू सिस्टम का लीनियर मोमेंटम माइनस ऑफ 1 इंटू v1 और माइनस ऑफ 2 इंटू v2। तो यहां से आपको मिलेगा ये -8 इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस 2v2। तो आपको यहां से मिल जाएगा v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिल जाती है। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। देख सकते हैं आप कि कोलिजन के बाद ये जा रहे हैं एक के पीछे एक, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन में लिखूंगा v1 माइनस v2। दिस इज स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, दोनों एक तरफ आ रहे हैं। सो 2 + 5 यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं 2 + 5 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिस इज इक्वल टू 1। सो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2 आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। तो आप क्या करिए, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए इसमें। सो v1 से v1 चला गया, 2v2 और v2 कितना आ गया 3v2 आ जाता है, और ये 8 माइनस 7 कितना आ जाता है आपके पास आ जाता है 1। तो v2 की वैल्यू आपको मिल जाती है दैट इज 1/3 मीटर पर सेकेंड। v2 इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड। और v1 की बात करें तो v1 भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू v2 प्लस 7, यानी कि 1/3 प्लस 7 इज इक्वल टू 22/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ से v1 मिल जाता है, आपको यहाँ से v2 मिल जाता है, दोनों हमारे पास क्वेश्चन में पूछे गए थे। आप सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पे तो चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो होता है वो था आपके पास हाफ इंटू m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, u1 माइनस u2 तो आ जाएगा आपके पास 2 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर आपका आएगा 0 के बराबर। चाहे आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखिए और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखिए, दोनों एकदम बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला सवाल। इसमें 2 ही स्टेप थी, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और उसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक न्यूट्रॉन है। क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन मूव कर रहा है आगे की तरफ और ये एक स्टेशनरी न्यूक्लियस से टकराता है। ये एक न्यूक्लियस से टकराता है विच इज एट रेस्ट, और न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि इसका मास नंबर जो है वो a के बराबर है। मास नंबर इज इक्वल टू a, मास नंबर इज इक्वल टू a। तो ये इससे टकराता है, तो आपसे पूछा गया है कि कितना फ्रैक्शन जो है या कितना रेशो जो है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का होगा
बाद में और पहले। तो आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कोलिजन, ये रेशो आपसे पूछा गया है। जो ये कोलिजन है पूरा, इसे आपको मानना है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो आपको ये रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए पूरी ईमानदारी के साथ। उसके बाद जब क्वेश्चन हो जाए या आप कंप्लीटली हार मान चुके हैं क्वेश्चन से, तब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आगे देखें। तब तक कहीं नहीं जाएं, वीडियो को वहीं रखा रहने दें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें 1 बार 2 बार 3 बार। तब जाके आप स्किल्स आपके बनेंगे, आपके नए स्किल्स आपके अंदर आएंगे। नहीं तो ये बिंज वॉचिंग की तरह, कहानी की तरह जो है आपके दिमाग में स्टोर होगा और 10-20 दिन के बाद आप इसे भूल जाएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अब इसको। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो मैं यदि मान लेता हूं कि न्यूट्रॉन का मास यदि m के बराबर मान लेते हैं, m0 के बराबर, तो इस न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? इस न्यूक्लियस का मास हो जाएगा a इंटू एम के बराबर। a इंटू एम के बराबर क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि भाई इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनकी संख्या कितनी होती है? मास नंबर के बराबर। यानी कि इसमें एक पार्टिकल है और इसमें a नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल का मास यदि m0 मान लेता हूं, सो a इंटू m0 के बराबर इसका टोटल मास आपको मिलने वाला है। और मैं मान लेता हूं कि ये u स्पीड से मूव करता है। तो ये मास मैंने एज्यूम किया है, ये स्पीड मैंने एज्यूम की है, और हमारे आंसर में भी ये दोनों टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि कोलिजन के बाद, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को यहीं कर देता हूं सॉल्व। तो हम मान लेते हैं कि आफ्टर द कोलिजन ये जो m0 है ये मूव करता है स्पीड v1 से, और ये जो आपके पास भारी है am0 ये मूव करता है v2 स्पीड से। तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको मिलेगा m0 इंटू यू प्लस a इंटू m0 इंटू 0, पहले रेस्ट में रखा था, इज इक्वल टू m0 इंटू v1 प्लस a टाइम्स m0 इंटू v2। सो m0 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपको मिलता है v1 प्लस a टाइम्स v2 इज इक्वल टू u। इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। देखो भाई ये न्यूट्रॉन टकराएगा इस आपके न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस की दोनों की स्पीड मैंने मान ली है v2 और v1 एक ही डायरेक्शन में, तो ये ज्यादा तेजी से चलेगा और ये धीरे चलेगा, ठीक है। यही एक पॉसिबिलिटी बनती है। ये कोलिजन के बाद तेज नहीं चल सकता है, पता है ना तुमको। तेज चलेगा तो दोबारा कोलाइड हो जाएगा, और ऐसा नहीं होता है कि एक बार कोलाइड होने के बाद दोबारा कोलाइड हो जाते हैं, नहीं, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि v2 माइनस v1 दिस इज द स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच इज u। स्पीड हमें लिखना है, वेलोसिटीज नहीं लिखनी है, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये आ जाता है आपके पास v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो v1 से v1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ v2, यहाँ v2, a v2 और यहाँ पे u है, तो मिल जाएगा a प्लस 1 इंटू v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स u। तो यहाँ से आपको मिल जाता है v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स u डिवाइडेड बाय 1 प्लस a। ये v2 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। v2 जो है न्यूक्लियस की स्पीड है, हमें मतलब है हमारे न्यूट्रॉन की स्पीड से, हमें न्यूट्रॉन की स्पीड से मतलब है। तो हम यहाँ से v1 कैलकुलेट करेंगे, तो v1 आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन से v2 माइनस u, यानी कि 2u अपॉन 1 प्लस a माइनस u। तो हो जाएगा आपके पास 2u माइनस ua डिवाइडेड बाय 1 प्लस a। तो 2u में से u गया तो आपके पास u बचा, और यहाँ से आप हटाएंगे से तो 1 माइनस a मिलेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस a। ठीक, ये आपको v1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। अब आपको काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू m0 इंटू
u स्क्वायर 1 माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था एनर्जी, हाफ इंटू एम नॉट इंटू यू स्क्वायर। तो हाफ एम नॉट यू स्क्वायर से हाफ एम नॉट यू स्क्वायर चला गया, आपको मिलता है यहाँ पे 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें कुछ दिया है हमारे पास। सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास एक पेंडुलम है लाइक दिस, और यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है, कैपिटल M इसका मास है, और एक बुलेट जो है वो बुलेट मूव करता है इस तरीके से। इसकी कुछ स्पीड है, मान लीजिए u के बराबर इसकी स्पीड है। ये इसके अंदर जो है धंस जाता है, ये इसके अंदर जो है एम्बेड हो जाता है, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है बुलेट प्लस ब्लॉक ये आगे की तरफ मूव करते हैं, और ये पूरा का पूरा जो पेंडुलम है ये आगे की तरफ मूव कर जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, और ये हाइट जो है वर्टिकल हाइट जितना ये पेंडुलम ऊपर मूव कर जाता है वो h के बराबर हमें प्राप्त होती है। तो ये h के बराबर जो है वर्टिकल हाइट तक उठ जाता है। आपको कैलकुलेट करना है कि इनिशियल स्पीड इस बुलेट की कितनी रही होगी, ये आपको हमें कैलकुलेट करके बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा दो स्टेप्स में। दो स्टेप कौन कौन सी, कि पहले आप इसका कोलिजन, इस ब्लॉक के कोलिजन के साथ जो है इसमें स्पीड्स के बीच में रिलेशन निकालिए, फिर आप इसके और इसके बीच में आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाइए, और तब जाके हम इन दोनों स्टेप्स को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं अपना फाइनल आंसर। तो मैं जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इस ब्लॉक और बुलेट की बात कर रहा हूं। तो क्या होगी सिचुएशन कि टकराने से पहले ये बुलेट जो है मान लीजिए मूव कर रहा है यू स्पीड से, ये हमारा जो पेंडुलम था ये रेस्ट पे था, और ये बिफोर कोलिजन बात है बेटा। और आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि बुलेट इसके अंदर घुस जाता है, बुलेट जो है इसके अंदर घुस जाता है, और इस पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो मैंने मान लिया हो जाती है v के बराबर। तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं, बिकॉज इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मोमेंटम पूरे सिस्टम का इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में लगा सकता हूं। तो स्मॉल m, इसका मान स्मॉल m है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो स्मॉल m इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v। तो यहां से आपको v की वैल्यू पता चल जाती है, दैट इज स्मॉल m इंटू यू डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये आपको पता चल जाता है यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये जो आपके पास पूरा सिस्टम है ये v स्पीड से मूव करने लगता है, और ये पूरा सिस्टम जो है h वर्टिकल हाइट मूव कर जाता है। ये कितना मूव कर जाता है, h वर्टिकल हाइट मूव कर जाता है। तो आप यहां से यहां के बीच में या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो आप वो लगा सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में जो mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूरे सिस्टम का ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव वर्क डन ग्रेविटेशन फोर्स का होने वाला है। तो लिखूंगा माइनस ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g इंटू h। सिर्फ इसी का वर्क डन है, टेंशन का यहाँ पे कोई वर्क नहीं होने वाला है, और कोई फोर्स यहाँ पर है नहीं। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहां से ये यहां पहुंच पाता है, यहां तक पे इसकी स्पीड 0 हो जाती है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो जाती है। इनिशियली ये v स्पीड से चल रहा था पूरा सिस्टम, तो इनिशियली मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v स्क्वायर, आप ये लिख सकते हैं स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, यहां m प्लस m से m प्लस m पता चल जाएगा, माइनस से माइनस पता चल जाएगा, और स्पीड v आपको मिल जाती है अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। तो स्पीड v आपको मिल चुकी है, और v की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल m इंटू यू डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर। तो इस स्पीड को आप इक्वेट करिए इसके साथ, तो यहां पे आपको मिलेगा स्मॉल m इंटू यू डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू अंडर रूट ऑफ h। तो यहां से आपको निकालना क्या था, बुलेट की स्पीड निकालनी थी, यानी कि u निकालना था। तो u आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक ग्राउंड है हमारे पास और एक बॉल है। एक क्या है? बॉल है, और बॉल को रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से इसे रिलीज कर दिया जाता है। और क्वेश्चन में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है इस ग्राउंड के और बॉल के बीच में वो दिया है 1/2 के बराबर। क्वेश्चन में गिवन है ये, और कहा गया है कि ये छोड़ दिया जाता है इसे रेस्ट से। तो आपको बताना है कि टकराने के बाद, इस ग्राउंड से कोलाइड होने के बाद ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है। तो आपको ये बताना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट। आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देखते हैं आंसर कितना आता है आपका। ठीक है, हो गया। अब यहां देखिए कि ये जब ऊपर से नीचे आएगा, h हाइट ये मूव कर रहा होगा, h हाइट। ठीक, इसको मान लेते हैं h के बराबर है, और ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था। तो ये मान लीजिए h के बराबर है, तो h के टर्म्स में आपका आंसर आना चाहिए। तो ये ऊपर से गिरता है नीचे, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? नीचे नीचे पहुंचते पहुंचते टाइम इसकी स्पीड जो है हो जाएगी √2gh के बराबर। √2gh की स्पीड हो जाएगी। और हम ये बात जानते हैं कि स्टेशनरी वॉल से टकराने पर जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो e टाइम्स हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जस्ट कोलिजन के बाद देखे जाए तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करेगा e टाइम्स √2gh स्पीड से। e टाइम्स √2gh स्पीड से ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, और हमें निकालना है कि ये कितनी हाइट तक जा सकता है। ये h मैक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ये बात सबको पता है कि e की वैल्यू 1 से छोटी है, एक्चुअली हाफ है। तो इसका मतलब ये स्पीड, जिस स्पीड को लेके यहाँ पहुंचा था वो स्पीड कम हो चुकी है, एनर्जी का लॉस हो चुका है। तो एनर्जी के लॉस होने की वजह से ये वापस अपनी ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। ओरिजिनल हाइट से कम ही हाइट हमें मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि u स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ग्राउंड से ऊपर फेंका है उसको, तो u²/2g के बराबर मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच पाता है। तो h मैक्स की वैल्यू हो जाएगी e टाइम्स √2gh का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो आ जाएगा आपके पास e² इंटू 2gh डिवाइडेड बाय 2g। तो 2g से 2g गया, आपको मिल जाता है आंसर e² इंटू h। तो आ जाएगा आपके पास h/4। तो h हाइट से गिरा था, अब की बार एनर्जी लॉस की वजह से सिर्फ वो h/4 तक ही जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अच्छा सवाल है कि हमारे पास एक ट्यूब है, हमारे पास है एक ट्यूब, फिक्स्ड ट्यूब है, फिक्स्ड ट्यूब है, फिक्स्ड है एकदम, फिक्स्ड ट्यूब। इस ट्यूब के फिक्स होने के साथ साथ ये स्मूथ भी है, बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ ट्यूब है, कोई भी फ्रिक्शन इसकी वॉल्स में नहीं है, स्मूथ है। और इस ट्यूब के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है 2m के बराबर है, और इस ट्यूब के सबसे टॉप पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m। ये m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ है, 2m मास का ऑब्जेक्ट बॉटम पे है, और ये जो रेडियस है इस ट्यूब का वो किसके बराबर है? a के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या होता है कि इस बॉल को, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखी हुई है, इसको थोड़ा सा पुश कर दिया जाता है, थोड़ा सा इसे डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे ये ऐसे घूमते घूमते इससे आके टकरा जाए। इससे आके ये बॉल जो है टकराती है, और एक बार टकराना हुआ, टकराने के बाद ये दोनों बॉल जो हैं ये मूव करती हैं कहीं और दोबारा से जब ये वापस नीचे आती हैं बॉल, बिकॉज इतनी स्पीड तो है नहीं कि दोनों को ऊपर पहुंचा दे, तो ये दोबारा टकराती हैं। दोबारा टकराने के बाद क्या होता है? दूसरा इंपैक्ट होता है, दूसरा कोलिजन होता है। तो आपको बताना यह है कि दूसरे कोलिजन के बाद ये दोनों कितनी हाइट तक पहुंच पाएंगी। तो आपको बताना है कि फाइंड
द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, फाइंड द हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड एक ही बात है, हाइट रीच्ड बाय बॉल्स आफ्टर द सेकंड इंपैक्ट, आफ्टर द सेकंड इंपैक्ट, सेकंड इंपैक्ट के बाद ये कितनी ऊंचाई तक जा सकती हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया है हाफ के बराबर है, 0.5 इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो जब m मास का ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर से आएगा नीचे, ऊपर से आएगा नीचे, इस जगह पर पहुंचेगा, तो मैं बता सकता हूं कि इसकी स्पीड कितनी होने वाली है बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां आने में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो a और a 2a के बराबर हुआ है। तो नीचे आने में जो ग्रेविटी का वर्क डन होने वाला है वो होगा mg इंटू 2a के बराबर, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। और कोई यहाँ पे नॉर्मल का वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज ये हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, तो नॉर्मल का कोई वर्क डन नहीं है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0। तो यहां से आपको मिल जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स g इंटू a। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि जब ये बॉल यहां पर पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4ga के बराबर, और इसको मैं मान लेता हूं v के बराबर, मैं इसे मान लेता हूं। तो हम यहाँ पे डायग्राम में लिख सकते हैं कि हमारे पास दो बॉल हैं कुछ इस तरीके से, एक बॉल का मास है m और दूसरी बॉल का जो मास है वो 2m है, और ये रेस्ट पे है और ये मूव कर रही है v स्पीड से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है इनके बीच में 0.5 के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये बिफोर कोलिजन कंडीशन ये है, और आफ्टर कोलिजन कंडीशन क्या होने वाली है, आफ्टर कोलिजन होगा कि ये m मास का ऑब्जेक्ट, ये 2m मास का ऑब्जेक्ट, ये मूव करता है लेट्स से v2 स्पीड से, ये मूव करता है v1 स्पीड से। ठीक, मैंने मान लिया इसकी स्पीड v2 है इधर, इसकी स्पीड है v1 इधर। अब मैं लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ से v2 इंटू 2m, यहां से स्टार्ट क्यों किया मैंने, वहां से क्यों नहीं किया, चलो ठीक है, फाइनल पहले लिख लेते हैं। 2m इंटू v2 ये इसका लीनियर मोमेंटम हुआ, m इंटू v1 ये इसका लीनियर मोमेंटम हुआ, mv1 इज इक्वल टू, वहां पे दोनों का मोमेंटम लिखिए, ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम 0 होगा, इसका मोमेंटम m इंटू v के बराबर होगा, तो हो जाएगा आपके पास m इंटू v। सो m सब कैंसिल हो गए, तो आपको मिलता है v इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखेंगे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ये ज्यादा तेजी से जाएगा, ये धीरे जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1, ये स्पीड ऑफ सेपरेशन हुई, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से आपको एक और रिलेशन मिलता है v2 और v1 में, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v/2, इक्वेशन नंबर 3। अब भाई इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो v1 से v1 हट जाएगा, 2v2 और v2 कितना हो जाएगा 3v2, v/2 v कितना हो जाएगा 3v/2, तो यहां से आपको मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू v/2, और v2 की वैल्यू v/2 आ गई है, और यहां से आप v1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, v1 की वैल्यू v2 माइनस v/2, तो ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो ये वाली बॉल है ये रेस्ट पे आ जाती है और ये मूव करती है v/2 स्पीड से। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, अब होने क्या वाला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा v/2 स्पीड से, और ये जो है रेस्ट पे आ चुका है, ये रुक जाएगा, ये v/2 से आगे जाएगा। तो ये आगे जाएगा तो ये यहां तक जा पाएगा और वापस से ये यहां पर पहुंचेगा, बिकॉज ट्यूब एकदम स्मूथ है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो जितनी स्पीड से गया था उतनी स्पीड से वापस आ जाएगा, और ये जो 2m जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ, मैग्नीट्यूड हो जाएगा v/2, और ये इससे टकराने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहला कोलिजन ये हुआ था
दूसरा कोलिजन वापस लौटने पे होने वाला है। तो एक डायग्राम में फिर से बना देता हूं कि हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे रखा है, और एक 2m मास का ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर से लौट के आया है, इसकी स्पीड जो है v/2 के बराबर है। अब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद मैं मान लेता हूं कि m मास के ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हो चुकी है लेट्स से v3 के बराबर, और जो 2m मास है वो मूव कर रहा है बेटा v4 स्पीड से। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अभी भी कितना है, हाफ के बराबर है। तो यहां पे मैं अगेन लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। तो लगाइए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, तो इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे m इंटू 0 इनिशियल प्लस 2m इंटू माइनस v/2 इज इक्वल टू m इंटू माइनस v3 प्लस 2m इंटू माइनस v4। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मास 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 आप सबको उड़ा सकते हैं, माइनस 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 भी सबके आप खत्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है v इज इक्वल टू v3 प्लस 2 टाइम्स v4। इक्वेशन नंबर जो भी है, मान लीजिए इसको 4 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन फिर से लगा सकते हैं कि ये दोनों जो हैं सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। सो v3 माइनस v4 डिवाइडेड बाय, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं v/2 से, इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से आपको मिल जाता है v3 माइनस v4 इज इक्वल टू v/4, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आपको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, आप इनको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, और इनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे को मिलेगा v3 से v3 कैंसिल हुआ, ये 2v4 है, ये v4 है, तो आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स v4, और ये इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स v/4। तो 3 से 3 चला गया और आपको v4 मिल जाता है v/4 के बराबर। तो हमें अल्टीमेटली मिल चुकी है दोनों की स्पीड। दोनों की स्पीड कितनी मिल चुकी है, इसकी स्पीड आ चुकी है किसके बराबर, v/4 के बराबर, और इसकी स्पीड कितनी आ चुकी है v/4, और इसकी कितनी है, अरे ये क्या हो गया, ये v/4 है, और v3 तो निकाला ही नहीं है, v3 तो निकाला ही नहीं है, v3 कैलकुलेट कर लो भाई कितना आ जाएगा, v3 इज इक्वल टू v4 प्लस v/4, तो आ जाएगा आपके पास v/2। सो v3 मिल गया आपको, v4 मिल गया आपको। अब हमें निकालना है कि ये दोनों जो हैं ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगी और कितना मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पे हल्के वाले पार्टिकल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। तो हमारे पास ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड हो चुकी है कितनी, v/2 के बराबर, और v/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू है √4ga डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास √ga। तो √ga स्पीड से ये मूव करता है, और कितनी हाइट तक जाएगा, तो मैंने मान लिया है h हाइट तक जाता है ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg इंटू h मैक्स तक जाता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ इतना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसकी हाफ इंटू m इंटू ga माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब फाइनल 0 है और इनिशियल है इतनी, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, सो फाइनल 0 है, इनिशियल इतना है, तो माइनस से माइनस जो है वो उड़ जाएगा, m से m चला जाएगा, g से g चला जाएगा, और आपको मिल जाएगा h max इज इक्वल्स टू a/2। a/2 जो है आपको मिल जाएगा। a/2 हाइट तक जाने का मतलब है यहां से लेके यहां तक a है, तो ये यहां तक जा पाएगा बेचारा, ये जा पाएगा a/2 तक। अब हमारा जो 2m मास था वो हमें देखना है कितनी हाइट तक जा सकता है। तो यही कंडीशन जो है आप 2m मास के लिए लगा देंगे कि हमारा जो 2m मास है, 2m वो इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, v/4 हो चुकी है, यानी कि 1/2 √ga हो चुकी है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे हम लगाएंगे तो आपको मिलेगा mgh max माइनस में इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ
इंटू 2m, अच्छा 2m लिखना होगा, 2m जी एच मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ इंटू 2m इंटू इसका स्क्वायर मिलेगा आपको GA/4 के बराबर। सो 2m से 2m चला जाता है और यहाँ माइनस से माइनस चला जाएगा, ये बनेगा आपके पास 8GA के बराबर। एच मैक्स की वैल्यू जो है, सॉरी ये 2 है, GA/8 A/8 आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एच मैक्स इज इक्वल टू A/8।